हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। सामाजिक विज्ञान विषय का जो हम हर अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं उसका आज यह अंतिम अध्याय है जल संसाधन, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 1 नंबर का आएगा। मैं यहाँ पर एमपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एमपी बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसके अनुसार जल संसाधन वाला ये अध्याय 1 अंक के लिए है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे हैं कि जल को संसाधन क्यों कहा जाता है। जो जल प्रलयंकारी बाढ़ मचा दे, जो जल मशीनों को ठंडा कर दे, जो जल साफ़ सफाई करे, जो जल मशीन चलाने वाली बिजली भी बनाए, यानी मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसे हम जल संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम जल संसाधन का रोड मैप, जैसा कि भूगोल विषय की पढ़ाई का रोड मैप है, वही है कि जल संसाधन किसे कहते हैं, उसके प्रकार, वितरण और विकास, उपयोग और उपयोग के बाद उसके बेतरतीब उपयोग से खतरों पर चर्चा करना। इसके बाद उस संसाधन का नियोजन, भारत में नियोजन कैसे किया जा रहा है और उसका संरक्षण कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जल संसाधन किसे कहते हैं। जल संसाधन यानी पानी के वे स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोगी होने की संभावना हो। पानी के उपयोगों में हमारे यहाँ शामिल है खेती, औद्योगिक और घरेलू उपयोग। साथ में आजकल पानी का मनोरंजन की दृष्टि से भी उपयोग हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों में उपयोग होता है और ये सभी किसी न किसी तरीके से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बात आती है जल के प्रकारों की, तो जल 2 प्रकार का होता है, एक मीठा जल और दूसरा खारा जल। मीठा जल जो है और खारा जल ये कहाँ मिलता है, इसको अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी को देखना पड़ेगा। पृथ्वी, जिसको हम जल मंडल भी कह सकते हैं, इसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी में 3/4 क्षेत्र में जल है। 1 नंबर का आना है। यही प्रश्न आ जाएगा, सत्य असत्य में आ सकता है, खाली स्थान में आ सकता है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो 3/4 भाग पर जल है। इसमें भी कुछ जल लवणीय है जो समुद्री जल है, यानी साल्टी वाटर जो कि समुद्र में मिलता है, और स्वीट वाटर, मीठा वाटर, मीठा पानी यानी अलवणीय जल जो कि मिलता है हमको हिमानियों में, सतही अपवाह पर और भौम जल के रूप में। हिमानियाँ यानी आपको ये दिख रही हैं, ये जो ग्लेशियर्स हैं इनको अपन हिमानियाँ बोलते हैं। सतही अपवाह यानी नदियों की बात हो रही है और भौम जल यानी कुएँ इत्यादि की बात हो रही है। अब अगर अपन इसको देखते हैं तो इस चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि जल जो है इसका लगातार नवीकरण होता रहता है और ये पुनर्भरण हो साथ में, और ये सारी चीज़ें एक जलीय चक्र के माध्यम से होती रहती हैं। यानी जल संसाधन जो है एक नवीकरण योग्य संसाधन है जो कि समुद्र से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र की ओर लगातार इस तरह से ये चलता रहता है। फिर सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर जब इतना पानी है, अखबारों में क्यों आता है कि जल संकट बहुत ज़्यादा है। तो इसका जवाब है कि आने वाले समय में, यानी लगभग 2025 तक, ये 2025 ही चल रहा है और हमारी किताब ये कह रही है कि 2025 तक दुनिया के 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। अभी हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था कि कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। तो यानी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। नितांत कमी झेलेंगे मतलब पानी की कमी को कहते हैं जल दुर्लभता। चलिए उस पर बात करते हैं। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता यानी स्थानीय स्तर पर पेयजल की मांग को अगर स्थानीय रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति को जल दुर्लभता कहते हैं। यानी जल की उपलब्धता में कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है। इसका प्रमुख कारण है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये प्राकृतिक रूप से जल दुर्लभता का कारण बनता है, जैसे राजस्थान है, लद्दाख है। दूसरा है जल का अतिशोषण, यानी जो जल उपलब्ध तो है लेकिन हमारे द्वारा उसका इतना भयंकर उपयोग कर लिया जा रहा है, जैसे सिंचाई में और उद्योगों में। हमारे खासकर हमने संसाधन और विकास वाले अध्याय में पढ़ा कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में अतिसिंचन हो रहा है। विनिर्माण उद्योग में हमने देखा कि उद्योगों में मीठे जल का उपयोग किया जा रहा है। तो ये कारण भी जल दुर्लभता के होते हैं। इसके बाद अत्यधिक प्रयोग, जो ज़्यादातर बढ़ती जनसंख्या की कृषि और भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने में लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी आता है असमान वितरण, जो कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में दिखाई देता है। जैसे अमीर लोगों के घरों में तो स्विमिंग पूल दिखाई देता है और गरीबों के घर में एक एक बाल्टी पानी के लिए वो तरसते हैं। तो इस तरह से पानी का असमान वितरण भी हमको दिखाई देता है। ये चित्र हैं जिनके माध्यम से आप जल की दुर्लभता को समझ सकते हैं। अब सीधी सीधी बात अगर अपन जल दुर्लभता का निकालें अर्थ, तो जल की कमी, यानी जल दुर्लभता यानी कहीं पर भी जल की कमी है उसको जल दुर्लभता कहते हैं।
अब सवाल ये आता है कि ये तो हमारे पानी की कमी की बात हो गई। क्या अगर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उसकी अगर गुणवत्ता खराब है तो उसकी वजह से भी क्या जल दुर्लभता हो सकती है? और अगर हो सकती है तो ये जल की गुणवत्ता खराब कैसे होती है? घरेलू, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों, ये सारा का सारा पानी में जाता है और पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है, जिसकी वजह से वह जल मनुष्य के लिए संसाधन के रूप में उपलब्ध नहीं होता। और संसाधन के रूप में उपलब्ध नहीं है, दैट मीन्स जल दुर्लभता की स्थिति है। एक फैक्ट है कि भारत में जितनी भी बिजली बनती है उस बिजली का 25% भाग जो है वह जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। ये भी एक फैक्ट बनता है हमारा 1 नंबर का। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब इतनी समस्याएं हैं तो जल संसाधन का संरक्षण, प्रबंधन और वितरण के लिए क्या किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। ये आज से नहीं, पहले से बनाई जा रही हैं। यानी प्राचीन भारत में भी जल संरक्षण पर काम होता था और आधुनिक भारत में भी हो रहा है। प्राचीन भारत की जल संरचनाओं पर हम देखते हैं तो श्रृंगबेरा को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिए एक तंत्र बना हुआ दिखाई देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया। परीक्षा में ये 1 नंबर के कोई सा भी एक प्रश्न आ सकता है। ये आ सकता है कि श्रृंगबेरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ये आ सकता है कि किस मौर्य सम्राट ने बांध, झील और सिंचाई का निर्माण कराया। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बैनूर, कोल्हापुर ये क्या है? यहाँ पर प्राचीन भारत के सिंचाई तंत्र है। भोपाल की कृत्रिम झील कब बनी? 11वीं सदी में बनी। किसने बनवाई? राजा भोज ने बनवाई। ये तमाम चीज़ें, अगर इसको डिटेल से जल संसाधन वाला अध्याय देखना है तो ई क्लासेस बाय मनीष सर का वो वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इल्तुतमिश के बारे में ज़रूर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी में नहीं था, ये हमारी हिंदी मीडियम की किताब में गलत प्रिंट हो गया है। इसके बाद आधुनिक भारत में जल संरक्षण के लिए जो काम किए जा रहे हैं वह हीराकुंड बांध। प्रश्न अक्सर आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है या महानदी पर कौन सा बांध बना है? अब अभी तक यह प्रश्न नहीं आया कि जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा बांध बनाया गया है, ये पूछ लेगा इस बार। मतलब हीराकुंड बांध का मुख्य उद्देश्य वाटर कंजर्वेशन और फ्लड कंट्रोल है, बाढ़ नियंत्रण और जल संरक्षण। जबकि भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर बना है उसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। इसके बाद हम देखते हैं सरदार सरोवर, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है और इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ था पिछले सत्रों में कि गुजरात के 9,490 गांव और 173 कस्बे और राजस्थान के 124 गांव, ये घुमा के पूछ लेता है। मतलब सामाजिक विज्ञान में जो है रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चन टाइप की डालने वाली बात है, यानी प्रश्नकर्ता बहुत कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर पिछली बार पूछ लिया था कि 124 कस्बे और 9,490 गांव, या उनका फिगर भी आगे पीछे कर देते हैं। तो इस तरह से इनको, इस डेटा को थोड़ा सा सरदार सरोवर का जो डेटा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा किताब से। कृष्णा कावेरी जल विवाद किन 2 प्रदेशों के बीच में है? यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है, लेकिन ये विवाद पैदा कराने वाला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कोयना नदी पर जो बांध बनाया था उसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ था। खैर, विवाद जो भी रहे हों, लेकिन जितने भी ये बांध बने हैं, इन बांधों को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में हमारे आ चुका है। हो सकता है इस बार फिर से रिपीट कर दे कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है, किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है। अब आधुनिक भारत के मंदिर अगर बांधों को कहा जा रहा है तो फिर इनके निर्माण का विरोध क्यों होता है, ये प्रश्न भी आता है। और फिर इन्हीं बांधों के कारण जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जा रहे हैं उन्हीं से बाढ़ आने लगती है, उसका रीज़न क्या होता है? तो अपन देखते हैं बांधों के हानि और लाभ के संदर्भ में। तो हानि सबसे पहले देखते हैं कि नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है। ये नदी जो है फ्लो बह रही है, यहाँ बांध बना दिया, प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। अब प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होगा तो नदी जलों की जो है आवास की कमी हो जाएगी, उनका फ्री जो ट्रांसपोर्टेशन उनका होता है, आवागमन, वो बंद हो जाएगा, उनकी भोजन की कमी हो जाएगी। वनस्पति और मृदा को नुकसान होगा, आगे जलोढ़ मिट्टी नहीं जाएगी, बह के तो दिक्कत हो जाएगी। मृदा का नुकसान के साथ साथ मानव विस्थापन होगा, बांध जहाँ पर बनेंगे इस क्षेत्र में वहाँ के मानव का विस्थापन करना पड़ेगा और मिट्टी जो है वो साल्टी हो जाएगी, उसका लवणीकरण हो जाएगा। इस तरह से ये हानि होती है। अब लाभ की बात करें हम बांधों की, तो बांध के लाभ आते हैं सिंचाई से फसल प्रारूप में बदलाव, यानी हम बहुविध फसल प्रणाली अपना सकते हैं, कई प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं, वाणिज्यिक कृषि हो सकती है, बिजली उत्पादन होता है, मछली पालन होता है। इसके अलावा पर्यटन, मनोरंजन और बाढ़ नियंत्रण तो
होता ही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बांधों के कारण कौन कौन से आंदोलन हमको दिखाई पड़ते हैं। तो पहला आंदोलन आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा आता है टिहरी बांध आंदोलन और तीसरा है रिहंद बांध आंदोलन। अब इसमें क्या होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मुख्य रूप से सरदार सरोवर के विरोध में है जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और यह आंदोलन शुरू हुआ था जंगलों को पानी में डूबने से बचाने के लिए, और फिर विस्थापितों की समस्या को लेकर के ये आजकल एस्टेब्लिश हो गया है। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन मूलतः पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आया था और बाद में फिर वह विस्थापितों की समस्याओं को उठाने लगा। इस तरह से यह भौगोलिक सुरक्षा का आंदोलन होते होते धीरे धीरे करके राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके बाद टिहरी बांध आंदोलन की बात करते हैं हम। तो टिहरी बांध आंदोलन एशिया का सबसे बड़ा बांध है जो कि भागीरथी और भेलंगना नदी पर बन रहा है, और इससे उद्योगपतियों को लाभ होगा, लेकिन पर्यावरण के गंभीर खतरों के कारण इसका विरोध किया जा रहा है। इसके बाद रिहंद नदी की अपन बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सोन की एक उपनदी है रिहंद, जिस पर गोविंद वल्लभ पंत बांध बनाया गया है। उसमें विस्थापन के दर्द के बारे में बड़े विस्तार से, बड़ी गंभीरता के साथ में बात की गई है। आखिर हमको ही देश के लिए, विकास के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना जाता है। तो इस तरह से ये आंदोलन हमको दिखाई देते हैं, मूवमेंट्स। बांध के अन्य प्रभावों की हम बात करते हैं। तो बांध से होने वाली हानि और लाभ ने भूमि मालिक और गरीब भूमिहीनों के बीच की सामाजिक दूरी बढ़ा दी है। कैसे बढ़ा दी है? यह साबरमती बेसिन में यह स्पष्ट झगड़ा दिखाई देता है कि बांध से होने वाले जो लाभ होते हैं वे बड़े भूमि मालिकों को तो होते हैं, लेकिन गरीब भूमिहीनों को नहीं होते। 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात की बाढ़ बांध द्वारा छोड़े गए पानी से आई थी। यानी एक प्रश्न बन सकता है कि बांध से बाढ़ कहाँ पर आई, तो वह आएगा महाराष्ट्र में और गुजरात में। इसके अलावा भूकंप भी बांध के कारण बनते हैं, जल से जनित बीमारियां, प्रदूषण, फसलों में कीटाणु, ये भी बांध के एक साइड इफेक्ट हमारे को दिखाई देते हैं। जब ये सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं तो इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं है क्या? इसका सीधा साधा उपाय, जैसे वन एवं वन्यजीव संसाधन में हमने देखा था कि समुदाय को भी जल संरक्षण से जोड़ा जा सकता है। तो वर्षा जल संरक्षण इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है, जो कि इस तरह से अलग अलग रूपों में हमको दिखाई पड़ता है। अपन देखते हैं गुल अथवा कुलिये हमको पश्चिमी हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा छत वर्षा जल संग्रहण, यानी किसी घर की छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा करना। राजस्थान में सामान्य तौर पर पीने का पानी छत पर जमा किया जाता है। खादीन की हम बात करते हैं। खादीन जो है एक तरह का एक बड़ा छोटा सा तालाब होता है, पौंड होता है, जो सामान्य तौर पर जैसलमेर के सूखे और कम मतलब गर्म क्षेत्रों में खेतों के किनारे सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, और इन जोहड़ों की बनावट चांद के आकार जैसी होती ताकि वाष्पीकरण ना हो। इन्हीं खादीन को जो है शेष राजस्थान में जोहड़ कहा जाता है। जबकि टांका की बात करें तो बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पेयजल संरक्षण के लिए पेयजल संग्रहण के लिए बड़े भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं, जिनको टांका कहते हैं। राजस्थान ही नहीं, कर्नाटक के गंडाथूर में तो हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तमिलनाडु में वाटर हार्वेस्टिंग ना करना कानूनी अपराध है। और जहाँ तक खादीन और जोहड़ और टांकों की बात करें तो राजस्थान में अब भाखड़ा नागल बांध से निकलती हुई इंदिरा गांधी नहर जो आ रही है, उसकी वजह से टांका, जोहड़, खादीन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी वजह से कुछ दूसरे जो पर्यावरणीय साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सामने आते दिखाई देंगे भविष्य में। हालांकि इनकी चर्चा हमारे इस अध्याय में नहीं है। राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं, यह भी परीक्षा में 1 नंबर का आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेघालय में बांस के द्वारा डिप इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से हमने जल संसाधन वाले अध्याय को बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया। इस अध्याय से चूंकि कुल 1 अंक का प्रश्न आना है और वह कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहा हूं। इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही अब हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आएगा, जो आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।